हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय आज आपके लिए लेकर आया हूं जेईई एडवांस 2022 के क्वेश्चन पेपर के फिजिक्स सब्जेक्ट के वो आसान क्वेश्चन जिनको अगर आप 2022 में सॉल्व कर लेते तो आप बहुत आराम से वो पेपर क्वालिफाई कर सकते थे। बाय द वे, कुछ बच्चे जो पहली बार 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं और कुछ लोग जिन्होंने 2022 का एग्जाम दिया है 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी तैयारी बहुत जोरों शोरों से बहुत मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं आज उसी तैयारी को एक एज देने के लिए आपके सामने आया हूं और मैं ये बताने आया हूं कि जेईई एडवांस का क्वेश्चन पेपर केवल हर क्वेश्चन जेईई एडवांस का कठिन नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, जिनको अगर आपने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 2022 के वो इजी क्वेश्चंस जिनको सॉल्व करके आप बहुत आराम से केवल एक सब्जेक्ट, अपने फिजिक्स सब्जेक्ट से ही अपनी कट ऑफ पार कर सकते थे। जैसे बात करी जाए अगर जेईई एडवांस 2022 के कट ऑफ की तो 55 नंबर का कट ऑफ था और मैं आपको बताऊं बहुत आराम से जेईई एडवांस 2022 का पेपर ऐसा था जिसमें बहुत आराम से 100+ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को मिलाकर 100+ बहुत आराम से स्कोर किया जा सकता था। ठीक है, ऐसा ही सेम पेपर 2023 में भी होगा। 2023 के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे बेटा। ठीक है, तो बने रहो मेरे साथ। आओ देखो वो क्वेश्चंस, वो आसान सवाल। क्या तुम उन आसान सवाल की प्रैक्टिस, लास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी किए हो? अगर नहीं किए हो तो बहुत अच्छा है, किए हो तो ये एक बार फिर से एक रिकॉल है, एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि आप अगर अच्छे कॉन्सेप्ट को पढ़ के जा रहे हो, अच्छे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो आप आसान क्वेश्चन से भी आराम से अपना एक सीट आईआईटी में रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ, बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। देखो हमारा पहला क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। ठीक है भाई, इसमें बस आपको डायमेंशन निकालने आना चाहिए, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। जैसे क्या है भाई, बी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड और ये किसके बराबर है? ई की पावर अल्फा, ई की पावर अल्फा, एम ई की पावर बीटा, एच की पावर प्लैंक कांस्टेंट दैट इज एच की पावर गामा और के एक कांस्टेंट है, इसकी पावर है डेल्टा। अच्छा, के कह रहा है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा वाला? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की कहानी है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं इन सबको सॉल्व करूं मुझे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद उस वैल्यू को ऐड कर देना है और हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखो भाई, अगर ये एक्सप्रेशन ये साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ LHS और डायमेंशन ऑफ RHS, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड आ गया भाई। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे लिखें? तो मैग्नेटिक फील्ड का सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है F = IBL। ठीक है, सब लोग जानते हैं फोर्स का डायमेंशन होता है अपने पास MLT-2। I का डायमेंशन हो गया आपके पास, कहीं A लिखा होता है कहीं I लिखा होता है, चलो अपन A यूज कर लेते हैं भाई। मैग्नेटिक फील्ड हो गया अपने पास B और लेंथ का डायमेंशन हो गया L, तो B की वैल्यू, B का डायमेंशन आ गया अपने पास M। L से L कट जाएगा, T की पावर -2, A की पावर -1। ये अपने पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हमको मिल गया भाई M, T की पावर -2 और A की पावर -1। ठीक है भाई, चलो ये A नीचे आया, ऊपर चला गया तो -1 हो गया। ठीक है भाई, E जो है वो अपना चार्ज है और चार्ज का डायमेंशन होता है AT, क्योंकि I = होता है अपने पास Q/T। देखो बहुत सिंपल फिजिक्स, तो Q = IT, तो इसका डायमेंशन हो गया अपने पास AT। तो यहां पे क्या लिखोगे भाई? AT की पावर अल्फा। ME क्या है? ME क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का मास भाई, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा M की पावर बीटा। H जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। H जो है वो क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। अब प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकालें यार? प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकालें तो भाई प्लैंक कांस्टेंट के लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं, E = H × F। F इज फ्रीक्वेंसी। अरे ठीक है, E इज एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन होता है mL2T-2। H आपका प्लैंक कांस्टेंट हो गया, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो गया अपने पास T-1। चलो भाई, अब ये T-1 नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और अगर ये +1 हो गया तो भाई इसका डायमेंशन अपने पास हो जाएगा कितना? mL2T-1।
ठीक है, रेस टू द पावर गामा। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई के जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है भाई। किसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो अब इसका डायमेंशन कैसे निकाले? इसका डायमेंशन कैसे निकाले भाई? इसका डायमेंशन हमको पता तो होना चाहिए, बट अगर नहीं पता है आपको तो F इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन हो गया अपने पास MLT-2। के का नहीं पता, इसका डायमेंशन हो गया A स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। तो K का डायमेंशन बताओ कितना आ गया भाई? K का डायमेंशन आ गया अपने पास ML क्यूब T की पावर -4 A की पावर -3। लो, A स्क्वायर यहां आया ऊपर गया, A स्क्वायर नीचे आया ऊपर गया, तो A की पावर -2, सॉरी अपने पास A की वैल्यू हो गई -2 और T का पावर 2 ऊपर गया -2 -4 हो गया। ये अपने पास हो गया डायमेंशन ऑफ K। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया भाई। तो अब अपन K का डायमेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ML क्यूब T की पावर -4 A की पावर -2 एंड रेस टू द पावर डेल्टा। रेस टू द पावर डेल्टा। अब हमसे कहा गया अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, इन तीनों को ऐड करके बताओ कि वैल्यू किसके बराबर आएगी। तो हम क्या करेंगे भाई? हमको अल्फा बीटा गामा और डेल्टा के टर्म में इक्वेशन चाहिए। ठीक, तो चलो भाई देखते हैं क्या इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले ढूंढो ना कि इसमें मास कहां कहां है। देखो इधर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, यहां मास की पावर कितना है? 1। ठीक, तो यहां देखो, यहां क्या है भाई? यहां अपने पास एक मास ये रहा, देखना एक मास अपने पास ये रहा, एक मास अपने पास ये रहा और एक मास अपने पास ये रहा। इस मास की पावर कितना है? 1 की पावर है बीटा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब क्या होगा भाई? तो अपन लिखेंगे, पहले अपन मास वाले पोर्शन को देख रहे हैं, तो भाई एक मास की पावर था 1 की पावर था बीटा, ये हो गया। इस मास की पावर 1, इसकी पावर गामा भाई, तो बीटा प्लस गामा। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और देखो तो, और यहां कितना है? यहां मास की पावर है 1। अरे बहुत अच्छा, तो ये अपने पास हो गया डेल्टा। बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और कहीं मास है नहीं, इन्हीं 3 जगहों पर मास था। बीटा, अल्फा, गामा। अल्फा में मास है नहीं, बीटा में है, गामा में है और डेल्टा में है, और इन सब की वैल्यू बराबर है अपने पास किसके? इन सब की वैल्यू बराबर है अपने पास 1 के। ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब लेंथ वाले पोर्शन को देखो तो, अब लेंथ वाले पोर्शन को देख बेटा, तो कितना आसान सवाल है, कुछ खास बात नहीं है, अपने आराम से इक्वेशंस बनेंगी, वैल्यू रखना है, आंसर निकाल देना है। अच्छा, लेंथ वाले हिस्से की बात करें तो देखो हमारे पास लेंथ कहां कहां है यार? लेंथ अपने पास कहां कहां है? देखो, एक L ये रहा, एक L ये रहा, 2 जगह L है। यहां L की पावर 2 है, यहां L की पावर 3 है, मतलब 2 की पावर गामा। देखो भाई, 2 की पावर गामा और 3 की पावर डेल्टा, तो हो गया अपने पास 2 की पावर गामा और 3 की पावर डेल्टा। और ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? देखो, हाँ भाई, 2 की पावर गामा, तो 2 की पावर गामा, तो ये 2 गामा हो जाएगा ना। क्या यार, क्या लिख रहा हूं मैं अभी? ये अपने पास हो गया 2 गामा प्लस 3 डेल्टा, और ये किसके बराबर? देखो यार, देखो बेटा, 2 की पावर गामा दैट इज 2 गामा और 3 की पावर डेल्टा दैट इज 3 डेल्टा, और ये अपने पास किसके बराबर हो गया? यहां तो कुछ है ही नहीं यार, यहां तो L है ही नहीं, तो ये बराबर हो गया अपना किसके? ये बराबर हो गया अपना 0 के। ये बराबर हो गया अपना 0 के। बहुत अच्छा, वेरी गुड। L भी काम बन गया। अब T की बात कर लें। देखो T कहां है भाई? T कहां का है? एक जगह T है, दूसरी जगह T है, और भी कहीं T है क्या? तीसरी जगह भी T है। तो भाई अपने पास T की पावर 1 की पावर अल्फा। देखो, तो ये हो गया अपने पास 1 अल्फा, और ये हो गया माइनस गामा, और ये हो गया अपने पास -4 डेल्टा। तो अपने पास हो गया कितना हो गया भाई? अल्फा प्लस अल्फा माइनस गामा, और भाई यहां कितना? यहां T की पावर कितना है? -4, तो -4 डेल्टा। तो अल्फा माइनस गामा -4 डेल्टा दैट इज इक्वल टू, यहां T की पावर कितना है? यहां T की पावर है -2। लो भाई, तो हमने यहां लिख दिया -2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब उसके बाद लास्ट ऑप्शन अपने पास बचा, वो है अपने पास ए वाले की बात कर लेते हैं। देखो, एम्पियर कहां है भाई? एम्पियर एक ही जगह है, ध्यान देना, एम्पियर एक ही जगह है भाई। और यहां क्या है? यहां क्या है? ए की पावर अल्फा, और भी कहीं है क्या? नहीं, 2 जगह है भाई। यहां अपने पास 1 अल्फा -2 गामा। देखो, अपने पास 1 अल्फा -2 गामा, और ये किसके बराबर है? देखो,
1 अल्फा माइनस 2 गामा, ये किसके बराबर है? -1 के। ये बराबर है -1 के। अल्फा माइनस 2 गामा इक्वल्स टू -1। ये अपने पास हो गई 4 इक्वेशंस। ठीक, अब हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, एंड दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ये किसके बराबर होगा? तो सिंपल सी बात है, अपने पास कितनी इक्वेशंस है? अपने पास 1 2 3 4 इक्वेशंस है। चारों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इनको रीअरेंज करेंगे, तो भाई आपको मिल जाएगा गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा, दैट विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, बस अपना काम बन जाएगा यार, अपना काम बन जाएगा। वैल्यू रख लेंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गई अपने पास कहानी, ये अपने पास कहानी हो गई। पहला क्वेश्चन आंसर आ जाएगा अपने पास कितना? आंसर आ जाएगा अपने पास 4। ठीक है, चले आगे बढ़े, आ जाओ। कुछ करना नहीं है, यहां से अल्फा की वैल्यू उठानी है, यहां से अल्फा की वैल्यू उठानी है, इस वाली इक्वेशन में रख देनी है। ठीक है, और भाई यहां से गामा की वैल्यू उठानी है, उसको इस इक्वेशन में रख देनी है। दोनों क्या होंगे? दोनों क्या हो जाएंगे? नहीं, यहां से डेल्टा की वैल्यू उठाकर 2 वाले इक्वेशन से डेल्टा की वैल्यू उठा के यहां रख देनी है, और यहां से आपको अल्फा की वैल्यू उठा के यहां रख देनी है। बस आपका काम बन जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सिंपल, ये तो भाई आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो मैं इसको सॉल्व करके ना तो आपका टाइम खराब कर रहा हूं, ना अपना टाइम खराब कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 4 आएगी, इसको आप सॉल्व करिएगा, 4 निकल जाएगा। वैसे भी जेईई एडवांस के पेपर में टाइमिंग का तो इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल होता ही नहीं है भाई। आपको गिन चुन के 6 घंटे के अंदर 10 से 15 सवाल लगाने हैं पर सब्जेक्ट, एंड दैट इज अगर बात करी जाए तो ये बहुत बहुत कम समय है भाई, बहुत सफिशिएंट समय है अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो। ठीक है, चले आगे बढ़े, आ जाओ देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद अ स्पीड v एंड projection angle theta. When the acceleration due to gravity is g, the range of the projectile is d. If at the highest point in its trajectory the projectile enters a different region where the effective acceleration due to gravity is g dash and that is equal to g by 0.81. ठीक है, then the new range is d dash equals to nd, the value of n is simple projectile motion का सवाल। बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल, जिसमें उलूल जुलूल कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बस आप आसान फॉर्मूले याद रखो, आपको चीजें पढ़ने और समझने आए, आप आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो देखो कैसे भाई कि अपने पास एक रही ये एक्स एक्सिस, अपने पास ये रही एक वाई एक्सिस, इसमें हमने एक बॉल को फेंक दिया। कितनी रफ्तार से फेंका भाई? u रफ्तार से फेंक दिया कुछ थीटा एंगल पर। ठीक है, और जब फेंका तो ग्रेविटी g लग रही थी। ठीक है भाई, तो इसका जो ट्रैजेक्टरी होना था वो कैसा होना था? इसका ट्रैजेक्टरी कुछ इस हिसाब का होना था। लेकिन क्या हुआ, जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, तो भाई मैक्सिमम हाइट के बाद ना ये दूसरे रीजन में एंटर कर गया, जहां पर ग्रेविटी जो है ना वो बदलकर g/0.81 हो गई। ग्रेविटी बदलकर कितनी हो गई? g/0.81। बहुत बढ़िया। तो कहा गया कि जो नई रेंज बनी, देखो ये पुरानी रेंज है d, ठीक है, जो नई रेंज बनी वो हो गई अपने पास क्या? वो हो गई अपने पास d डैश। बहुत बढ़िया। तो कहा गया बताओ d डैश कितने nd के बराबर होगा? इस n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो आ जाओ निकाल देते हैं भाई। देखो जो अपनी प्रीवियस रेंज है, अगर ये केवल ग्रेविटी में जाता तो इसकी वैल्यू कितनी होती? इसकी वैल्यू होती 2ux ui बाई g। सिंपल फॉर्मूला भाई, ये अपने पास हो जाएगा u cos थीटा दैट इज ux, और इधर अपने पास हो जाएगा क्या? u sin थीटा दैट इज ui। अरे ठीक है भाई, दैट इज ui। और भाई रेंज क्या होगा? रेंज क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। याद कर लो, या भाई तुम एक सिंपल सा फॉर्मूला d इक्वल्स टू 2ux ui बाई जी याद कर लो। बात तो दोनों सेम ही है यार, आंसर दोनों से सेम ही आना है। देखो 2ux की जगह u cos थीटा, ui की जगह u sin थीटा, ये मैंने सिंपल फॉर्मूले बना रखे हैं, आप पढ़ेंगे आपसे बहुत आराम से क्वेश्चंस निकल जाएंगे। u cos थीटा u sin थीटा बाई u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा, और यहां पे 2 है तो ये sin 2 थीटा बन जाता है। इसी फॉर्मूले को अगर अपन ऐसे देख लें तो हमारा काम बन जाएगा। d की वैल्यू हो गई 2ux ui बाई जी, ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अच्छा, ये इस मैक्सिमम हाइट से दूसरी ग्रेविटेशनल फील्ड में गया तो कितनी मैक्सिमम हाइट? h मैक्स का फॉर्मूला हो गया अपने पास ui स्क्वायर बाई 2g, ये अपने पास हो गया b।
अरे ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब ये कितनी दूर जाके गिरेगा, डी डैश, ध्यान दो, ये जो डी डैश होगा इसको अगर मैं समझूं तो मैं लिख सकता हूं डी डैश इक्वल्स टू डी बाई टू प्लस, देखो यहां से यहां तक की वैल्यू, यहां से यहां तक तो कुछ नहीं बदल रहा, ग्रेविटी जी रह रही है, तो ये डी बाई टू हो गया। अब ये जो वैल्यू हो गई ये एक्स हो गई, तो भाई मैंने कहा डी बाई टू प्लस एक्स, ठीक है, सिंपल। अब x की जगह क्या करें बेटा, x की जगह क्या करें, d बाई टू, एक्स की जगह अपन लिख सकते हैं ux इंटू टी, मैक्सिमम हाइट पर है तो भाई ये तो ux ही रहेगा, और टाइम क्या हो जाएगा, ये t, देखो भाई ये t कितना, कौन सा समय है ये समय है यहां से लेकर यहां तक जाने का। तो पार्टिकल जो y एक्सिस में कितना गया, वो y एक्सिस में h नीचे गया, जिसकी वैल्यू कितनी है, uy स्क्वायर बाई 2g, बहुत बढ़िया। और यहां पर इसकी ui की वैल्यू है कितनी, 0, बहुत अच्छा। तो अगर मैं बचे हुए आधे हिस्से की बात करूं, ये h है और यहां जाके गिरा, भाई ग्रेविटी जो है वो g डैश है, जिसकी वैल्यू g बाई 0.81 है। तो मैं इसमें इसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा वो निकाल सकता हूं, कैसे, h इक्वल्स टू UIT प्लस 1/2 इंटू AY इंटू टी स्क्वायर। और मैं सिंपल सी बात कहूं कि UI की वैल्यू मेरी 0 है, UI की वैल्यू कितनी है बेटा, UI की वैल्यू तुम्हारी 0 हो रही है, तो h इक्वल्स टू 1/2 इंटू AY इंटू टी स्क्वायर, बहुत सिंपल। UI 0 हो गया तो UI इंटू टी लिखने का कोई मतलब नहीं है। और h की वैल्यू अपने पास क्या है, h की वैल्यू है UY स्क्वायर बाई 2g। देखो जितना आसान अलजेब्रिक कैलकुलेशन रखोगे तुम्हारी स्पीड उतनी बढ़िया होगी, तुमको कैलकुलेशन उतनी कम कॉम्प्लिकेटेड करनी पड़ेगी, तो मजा आएगा। अगर मैं इसी सब में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लेके चल रहा होता तो एक तो ज्यादा लिखना पड़ता, ज्यादा इंक वेस्ट करना पड़ता, ज्यादा समय वेस्ट करना पड़ता, और एक अलग से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता जो हेक्टिक हो जाता, ठीक है। तो उन्हीं सबको अवॉइड करने के लिए हमने यूएक्स और यूआई के फॉर्म में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि जब भी आपको प्रोजेक्टाइल का सवाल करने के लिए आए तो पूरी कोशिश करा करिए कि उसको यूएक्स और यूआई के फॉर्म में ही सॉल्व करें, ठीक है। उससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाती है। चलो आओ देखते हैं फिर। ये अपने पास हो गया भाई क्या, 1/2 AY की वैल्यू हो गई g बाई 0.81, बहुत अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। अब क्या होगा, अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये g स्क्वायर हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, t स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.81 u स्क्वायर बाई g स्क्वायर। और सॉल्व करोगे 0.81 को तुम 0.9 लिख सकते हो, और ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा u बाई जी। तो भाई ये अपने पास हो गया ux और t की वैल्यू आ गई 0.9 ui बाई जी, बहुत अच्छा। ये अपने पास d बाई 2, ये 0.9 ux ui बाई जी, देखो 2ux ui बाई जी d के बराबर था, तो ux ui बाई जी किसके बराबर होगा, d बाई 2 प्लस 0.9 मल्टीप्लाइड बाई d बाई 2। अब क्या करें, देख बेटा कैसे लिखा d बाई 2, इधर देखो d की वैल्यू 2ux ui बाई जी के बराबर है, 2 को नीचे ले आ दिया, सिंपल d बाई 2 इक्वल्स टू ux इंटू ui बाई जी, आसान सवाल। अब क्या होगा, अब d बाई 2 को बाहर कर लो तो 1 प्लस 0.9, तो ये आपके पास आ गया कितना, 1.9 d बाई 2, और सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 0.9 d। अरे ठीक है, तो मतलब मेरी n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई 0.9 d, ठीक है। ये आसान सवाल है, इस सवाल को कठिन सवाल में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि इसमें बस सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन, एक्स एक्सिस में अलग, वाई एक्सिस में अलग, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ लाइट, यही फॉर्मूले यूज होने हैं और कोई नई चीज यूज नहीं होनी है। ये सिंपल जेईई मेंस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें एडवांस जैसा अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो 2 क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से निकल गए, ठीक। आओ तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जेईई एडवांस का, वो भी बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। और वो क्या है भाई, देख लो, वो कह रहा है रोटेशनल मोशन का सवाल है, लेकिन इसमें जैसे रोटेशनल का जो नाम है ना, उस नाम जैसा इसमें कुछ नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से लग जाएगा। और वो क्या है भाई, देखो कह रहा है कि अ फ्लैट सरफेस ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ए ऑफ रेडियस r इज ग्लूड एट हॉरिजॉन्टल टेबल। इसको ना हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर ग्लू कर दिया गया, मतलब चिपका दिया गया, ठीक है। एनदर थिन यूनिफॉर्म डिस्क बी, जिसका मास कितना है, जिसका मास है m, एंड विद द सेम रेडियस r, रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ a। इस पर स्लिप कर रही है, इसके ऊपर रोल कर रही है, इसके ऊपर रोल कर रही है बिना स्लिप के हुए, मतलब कंप्लीटली रोलिंग मोशन हो रहा है, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, ठीक भाई, बहुत अच्छा। एज शोन इन द फिगर, a flat surface of B also lies on the plane of the table।
क्या है कि सॉरी ए अ फ्लैट सरफेस ऑफ बी, ठीक है, जो बी का फ्लैट सरफेस है वो भी टेबल के ऊपर ही लाई कर रहा है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ बी हैज अ फिक्स्ड एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए। ए के सेंटर से, ए के सेंटर से, ध्यान से समझना बेटा, ए के सेंटर से इसका, ए के सेंटर से देखो, ये आपके पास रेड कलर रख लेते हैं, देखो ये ए का सेंटर है, ये बी का सेंटर है, और ए और बी के सेंटर के बीच का जो गैप है ये आपके पास है 2r, ठीक, और ये ए के सेंटर से घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी, बी का जो एंगुलर मोमेंटम है, बी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है, बी की वैल्यू दे रखी है एन एम ओमेगा आर स्क्वायर, किसके अबाउट, विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ए, सेंटर ए के अबाउट, ठीक है भाई। तो मेरे से कहा गया कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ एन, इसमें से कौन सी वैल्यू इस एन के बराबर होगी। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम भाई, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है अपने पास, एल, किसके अबाउट निकालना है, ए एक्सिस के अबाउट, किसका निकालना है, बी का निकालना है। तो मुझे दिख रहा है कि बी जो है वो ए के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है और अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है, प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, तो ये अपनी एक्सिस के अबाउट भी गोल गोल घूम रहा है और इसके चारों तरफ भी गोल गोल घूम रहा है। तो मैंने कहा भाई चलो बहुत सिंपल, रोलिंग मोशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जो है v, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2r इंटू ओमेगा के, बहुत बढ़िया। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें, अगर प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, मान लिया कि ये इसके अबाउट गोल गोल घूम रहा है कितने से, ओमेगा डैश से, तो मैं सिंपल लिखूंगा कि ये v की वैल्यू जो होनी चाहिए ये r ओमेगा डैश के बराबर भी होनी चाहिए, ये v की वैल्यू r ओमेगा डैश के भी बराबर होनी चाहिए, तभी ये प्योर रोलिंग मोशन होगा, तभी ये पॉइंट रेस्ट में होगा। ये अपना सिंपल प्योर रोलिंग मोशन का कंडीशन है, ये हम सब लोग पढ़ के आए, हम सब लोग जानते हैं, ठीक है भाई। चलो तो देखो, अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं, ये इक्वेशन 1 बना दूं, ये इक्वेशन 2 बना दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे सिंपल उससे मिल जाएगा ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू 2 ओमेगा, ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू 2 ओमेगा। देखो कैसे भाई, देखो कैसे, ये v इक्वल्स टू आर ओमेगा डैश और ये v इक्वल्स टू 2r ओमेगा, भाई क्या हो गया, r से r कट गया, ओमेगा डैश इक्वल्स टू, ओमेगा डैश इक्वल्स टू 2 ओमेगा, बहुत बढ़िया। अब एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू अपने पास हो जाएगा m इंटू आर वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, भाई m इंटू आर वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, और वो अपनी एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहा था, तो ये अपने पास हो गया i इंटू ओमेगा। आ जाओ भाई, तो m r वेक्टर की वैल्यू, r की वैल्यू अपने पास कितनी है 2r, और v की जगह अपन लिख सकते हैं क्या, r इंटू ओमेगा, बहुत बढ़िया। देखो भाई, भाई क्या ये अपने पास v है, इस v की वैल्यू कितनी, r इंटू ओमेगा की 2r इंटू ओमेगा, बहुत बढ़िया। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास, v इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास 2r इंटू ओमेगा, बहुत बढ़िया। प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 1/2 इंटू, भाई ये देखो ना, ये इस एक्सिस के अबाउट जब स्पिन कर रहा है तो कितने से घूम रहा है, ओमेगा डैश से घूम रहा है, अरे बहुत बढ़िया। अगर ओमेगा डैश से घूम रहा है तो यहां ओमेगा डैश आएगा भाई। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, भाई जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें ये बात तो पता ही होगी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क हो जाता है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस जो उसके सेंटर से पास करती है 1/2 mr स्क्वायर, और ओमेगा डैश की जगह कितना हो जाएगा, ओमेगा डैश की जगह हो जाएगा अपने पास 2 ओमेगा। तो देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये L विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 r स्क्वायर m इंटू ओमेगा, और ये कितना आ गया भाई, ये अपने पास आ गया m r स्क्वायर ओमेगा, ठीक है भाई, ये अपने पास आ गया m r स्क्वायर ओमेगा। तो मैं L इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 5 m r स्क्वायर ओमेगा। अरे बहुत अच्छा। क्वेश्चन देखो तो, लो भाई क्वेश्चन देखो तो, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है भाई कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना वो n ओमेगा r स्क्वायर है, अपने पास वैल्यू 5 आई, b जो होगा वो अपना सही ऑप्शन होगा। क्या खास बात है इसमें, ऐसी कौन सी खास बात है जो अपन नहीं सॉल्व कर सकते हैं? अरे ठीक है कर सकते हैं। देखो आसान आसान अपने 2022 के पेपर से 3 क्वेश्चन मिल गए, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चंस 2023 के पेपर में भी मिलेंगे। तो आओ देखते हैं अपना अगला सवाल। अपना अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, अपना अगला सवाल कह रहा है इन द गिवन पीवी डायग्राम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस गामा इक्वल्स टू 5/3 इज फर्स्ट कंप्रेस एडियाबैटिकली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट बी, देन इट एक्सपेंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम स्टेट बी टू स्टेट सी, गिव 1/3 इक्वल्स टू 0.6 दैट इज 0.5 और नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू 0.5
7। ठीक है, चलो भाई। तो मेरे से कहा गया कि बताना है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो जब भी आपको प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम मिले ना, तो आप डायग्राम को एक बार बहुत ध्यान से फोकस के साथ देखो और उसके बाद ऑप्शंस पढ़ो। कई सारे ऑप्शंस ऐसे होंगे जो खटाक से निकल जाएंगे। जैसे मैं इस ऑप्शन को पढ़ रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि बी टू सी जब मैं जा रहा हूं, भाई बी टू सी जब मैं जा रहा हूं तो मेरा वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो कोई काम नहीं होगा, मतलब डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस सी टू ए, इन द प्रोसेस सी टू ए इज 0। खत्म बात, एक ऑप्शन निकल गया। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट का है भाई। तो अब देखना है कि कौन कौन सा और सही होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस बी टू सी इज 54 किलो जूल। बी से सी कह रहा 54 किलो जूल होगा। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस ए टू बी इज 60 किलो जूल। तो देखो भाई, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि ए से लेकर बी तक का प्रोसेस कैसा है। ए पर भाई, ए पर अपने पास ये 0.8 है भाई, और ये कितना है, ये अपने पास कितना है, ये 100 है। बहुत अच्छा, 100 है भाई। तो देखो, अगर ये P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 को फॉलो करेगा, अगर ये P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 को फॉलो करेगा, तब तो ये क्या हो जाएगा, तब तो ये आइसोथर्मल हो जाएगा। और अगर नहीं फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा, अगर नहीं फॉलो करेगा तो एडियाबेटिक हो जाएगा। तो देखो यहां क्या है, 0.8 इंटू 100, और यहां क्या भाई, यहां क्या, यहां 300 इंटू 300। अरे भाई यहां पे 300 और यहां पे अपने को वॉल्यूम नहीं पता, यहां पर हमको हमारा वॉल्यूम नहीं पता, बी पे हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हमको समझना पड़ेगा कि ए से लेके बी तक का प्रोसेस कैसा है, वो हमको दिख के भी पता चल रहा है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें यह भी दिख रहा है कि भाई ए टू बी जो है वो हम कैसे जा रहे हैं, एडियाबेटिक कंप्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। और बी टू सी क्या कर रहा है, इट एक्सपेंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम स्टेट बी टू स्टेट सी। तो परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है ना यार। देखो तुमको क्या क्या पता है, तुमको P1 पता, V1 पता, P2 पता, V2 निकालना है। तो एडियाबेटिक की बात हो रही है तो मैं क्या लिखूंगा, P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। P1 कितना दे रखा है, P1 दे रखा है 100। ठीक है, V1 अपने पास दे रखा है 0.8 की पावर गामा। P2 कितना दे रखा है, P2 दे रखा है 300। V2 की पावर गामा अपने को नहीं पता। देखो भाई, ये अपने को दे रखा है कितना, 300। बस खत्म बात, हो गया। अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे भाई, V2 बाई 0.8 की पावर गामा इक्वल्स टू कितना, 300। 0.8 की पावर गामा इक्वल्स टू 100 बाई, देख भाई 100 बाई 300, ले हो गया। V2 बाई 0.8 की पावर गामा इक्वल्स टू 100 बाई 300, मतलब V2 बाई 0.8 विल बी इक्वल टू 1 बाई 3 की पावर 1 बाई गामा। और गामा की वैल्यू कौन सी गैस है, मोनो एटॉमिक गैस। गामा की वैल्यू 5/3, तो 3/5, 3/5 का मतलब 0.6, मतलब 0.5। लो भाई, हो गया। तो मतलब अगर मैं V2 बाई 0.8 कर रहा हूं, 1/3 की पावर 1 बाई गामा का मतलब 3/5, ये 0.5, तो V2 विल बी इक्वल टू 0.4। अरे ठीक है, 0.4 हो गया। अब एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, वर्क निकालना है, कोई बात नहीं। वर्क निकालने के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। ठीक है, P1 V1 कितना भाई, 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.8। P2 कितना 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 डिवाइडेड बाई कितना, 3 बाई गामा की वैल्यू 5/3 -1। लो, वर्क डन कितना है, ये अपने पास हो गया 80। ठीक है, ये अपने पास हो गया 80, और ये कितना हो गया 30। और भाई ये 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर सकते हैं। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 अपने पास हो गया 80, और 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 5 में से 3 जाएगा तो 2। और भाई ठीक है, और यहां पे कितना, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई, तो कितना आया, अरे भाई 120 में से 80 में से 120 जाएगा तो ये 40, ये अपने पास 3, ये अपने पास 2, ये हो गया अपने पास 20। ठीक है, तो वर्क डन आ गया अपने पास कितना, 60 जूल माइनस 60 जूल। कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक है क्या, ए से लेकर बी तक द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज 60 किलो जूल। खत्म बात। ठीक है, चलो भाई आ जाओ आगे बढ़ते हैं। किलो पास्कल में प्रेशर है तो आंसर अपना ये जो आएगा ये किलो जूल में आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है।
अच्छा भाई, दूसरा आइसोथर्मल का भी पूछ रहे हैं, तो आइसोथर्मल का वर्क मैं क्या जानता हूं, आइसोथर्मल का वर्क क्या जानता हूं भाई? अरे आइसोथर्मल के वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताओगे? आइसोथर्मल के वर्क का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है पीवी नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। अरे ठीक है, उसी को nRT1 नेचुरल लॉग nRT नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1 कर दिया जाता है। तो देखो यहां पे क्या लिखोगे, P1V1 कहां से, जहां से शुरू हो रहा है नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। बहुत बढ़िया, देखो भैया P1 की वैल्यू है आपके पास, कौन से प्रोसेस की बात हो रही है, कौन से प्रोसेस की बात हो रही है, B से लेकर C जाने की बात हो रही है। बहुत बढ़िया, तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, लो ये हो गया तुम्हारे पास 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, और इधर से हो गया तुम्हारे पास V2 की वैल्यू कितनी, V2 की वैल्यू, फिर से यहां पहुंच गए तुम, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां पहुंच गए, यहां पे वॉल्यूम 0.80, यहां पे वॉल्यूम 0.40, तो ये तुमको क्या मिल गया, क्या मिला भाई बताओ? यहां हो जाएगा तुम्हारे पास नेचुरल लॉग 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4, इससे ये कट गया 2 हो गया, तो भाई ये अपने पास हो गया 120 मल्टीप्लाइड बाई नेचुरल लॉग 2। तो भाई 120 मल्टीप्लाइड बाई नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू कितनी है 0.7। वर्क डन कितना हो जाएगा भाई अपना 12 मल्टीप्लाइड बाई 7, 12 सते 84, तो ये हो जाएगा 84 किलो जूल। किलो जूल क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है वो किलो पास्कल में है। तो अगर अपन आंसर देखें तो भाई अपना बी ऑप्शन कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस B2C इज 54 किलो जूल। गलत बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, ए कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस A to B B2C इज 144 किलो जूल। ठीक है, ये किलो जूल है यार, 144 किलो जूल, टाइपिंग एरर है भाई। देखो जब यहां पे कंप्रेशन हो रहा है तो यहां पे जो वर्क है वो -60 किलो जूल है, और जब B2C जा रहे हो तो जो वर्क हो रहा है वो तुम्हारे पास 84 किलो जूल है। अगर बहुत बार अपने से गड़बड़ हो जाता है, मैग्नीट्यूड को अपन पॉजिटिव वैल्यू समझ लेते हैं, लेकिन वो बस किसके लिए होता है, वो स्केलर क्वांटिटीज के लिए नहीं, वो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए होता है बेटा। स्केलर क्वांटिटी में अगर नेगेटिव है तो ऐसा नहीं कि उसके मैग्नीट्यूड में तुम पॉजिटिव लिख दोगे, नहीं, उसके मैग्नीट्यूड में जब एडिशन होगा तो वो अपने साइन के साथ ऐड होगा। तो अगर मैं A to B और B to C का टोटल वर्क बात करूंगा तो मेरा जो वर्क होगा वो 84 - 60, अरे बात समझ आ रही, दैट इज 24 किलो जूल होगा। याद रखना है इस बात को, गड़बड़ नहीं करना कि मैग्नीट्यूड कह रहा है तो उधर से 60 उठाए, इधर से 84 उठाए और 60 और 84 को जोड़ के 144 लिख दिया, फिर गड़बड़ हो जाएगा बेटा। इस वजह से ए और बी जो होंगे वो सही ऑप्शंस नहीं होंगे। ठीक है, चले आगे बढ़े, आ जाओ। बहुत बार बच्चा यहां गड़बड़ करता है, तो भाई थोड़ा ध्यान से बैठेंगे, थोड़ा अवेयरनेस के साथ बैठेंगे तो ऐसे आसान क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आ जाओ अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अरे सिंपल, अरे भाई ये जेईई एडवांस 2022 का सबसे आसान सवाल क्या कह रहा है? अ चार्ज Q इज सराउंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ एन इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट h एंड द बेस रेडियस r एंड अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोनिकल सरफेस इज N/Q/6 एप्सिलॉन नॉट। देख भाई, ये चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है, तो इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो आधी तो ऊपर पास कर गई, बची हुई आधी इस कोन के पास से गई। भाई सिंपल सी बात है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कैलकुलेशन को अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं यार। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं भाई, देखो बेटा, अगर तुम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हो भैया, आधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन से पास हुआ, आधा ऊपर से पास हुआ, तो भाई कोन वाली सरफेस से कितना Q/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर कह रहा है, ये NQ/6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर कह रहा है। Q एप्सिलॉन नॉट, N की वैल्यू आ गई अपने पास 3। बहुत बढ़िया, N की वैल्यू रख दो 3, आंसर। खुश हो जाओ भाई, खत्म बात। ठीक है, यही तो क्वेश्चन था यार, और क्या ही खास बात है इसमें भाई। अरे ठीक है, गेम समझ आया। चलो भाई, मार्कर कहाँ उड़ के चला गया यार, इधर रहा। ठीक है, मिल गया। चलो भाई आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो कितना आसान सवाल है, ऐसे आसान सवाल पेपर में देखने करने को मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत पेशेंटली पेपर अटेम्प्ट करना। पहले राउंड में जब पेपर अटेम्प्ट करने जाना, चाहे पेपर 1 हुआ चाहे पेपर 2 हुआ, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देख लेना भाई। बहुत सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस देख लेना, उनको लगा लेना भाई। पहले राउंड में हमेशा यही करा जाता है, ये नहीं कि मैथ्स के क्वेश्चन में लेके अटके रह गए, नहीं। जेईई एडवांस का पेपर है, पहले राउंड में जितने आसान सवाल हैं, फिजिक्स से शुरू करो, केमिस्ट्री
से शुरू करो, मैथ से शुरू करो, लेकिन सबसे पहले राउंड में पेपर 1 के सारे मैथ्स के भी आसान क्वेश्चंस देख डालो, फिजिक्स के भी आसान क्वेश्चंस देख डालो और केमिस्ट्री के भी आसान क्वेश्चंस देख डालो, तो तुमको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि तुम कितने नंबर पा रहे हो। और भाई लास्ट के 2-3 साल की कट ऑफ की ऑब्जर्वेशन जरूर करके जाइएगा। वैसे अभी हम आपको ऑब्जर्वेटरी वीडियो भी बताएंगे, लाकर बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे आप कट ऑफ को देखकर अपनी तैयारी को अलग डायरेक्शन दे सकते हैं, अपने एग्जाम को और अपने एग्जाम की और अच्छी समझ डेवलप कर सकते हैं कि आप उस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाए। जैसे अगर बात करें क्रिकेट ग्राउंड पे ना यार, तो क्रिकेट ग्राउंड पे धोनी ना दुनिया का सबसे महान क्रिकेटर नहीं है, लेकिन उसने सब कुछ क्रैक किया। पता है क्यों? क्योंकि वो उस क्रिकेट की समझ रखता है। अगर किसी को समझ है ना, अगर तुमको तुम्हारे एग्जाम की समझ है ना, तो तुम वो एग्जाम डेफिनेटली फोड़ दोगे। MS धोनी को इतना लोग प्यार करते हैं, क्यों प्यार करते हैं? क्यों? क्योंकि उसकी जो क्रिकेट की समझ थी ना, वो अलग लेवल की समझ है भाई। वैसी समझ शायद ही क्रिकेट जगत में किसी के पास है। तो भाई उस बंदे ने इतना अचीवमेंट इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बनाकर इंडियन क्रिकेट को दिया। क्यों दिया? क्योंकि जब वो ग्राउंड पे उतरता था ना, तो ग्राउंड पे वो अपने साथ उस पूरे गेम की जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग थी वो लेके उतरता था, और आज भी वो यही कर रहे हैं। इसी वजह से देखो CSK कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, इस एज में भी। बस क्यों भाई? क्योंकि वो जिस पर्टिकुलर काम में इन्वॉल्व है, उस काम की उनको समझ बहुत ज्यादा है। तो एग्जाम निकालना, यही JEE एडवांस का एग्जाम है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस स्किल को नहीं दिया जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा आपको उस एग्जाम की समझ का। अगर आपको एग्जाम की समझ अच्छी है तो आप एग्जाम निकाल दोगे, ठीक है। चलो आप आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग सर्किट C1 इक्वल्स टू 12 माइक्रोफेराड, C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू 4 माइक्रोफेराड एंड C4 इक्वल्स टू C5 इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेराड। द चार्ज स्टोर्ड इन C3 इज, C3 में कितना चार्ज स्टोर होगा? देखो कितना बढ़िया सवाल। ये तुमको दे रखा है 2 वोल्ट। अगर मुझे ऐसा सवाल मिले, जैसे ही ऐसा सवाल दिखे जिसमें एक ब्रांच है जिसमें कोई भी और कैपेसिटर नहीं लगा है, या रजिस्टर वाले सवाल में कोई ऐसा रजिस्टर नहीं लगा है, ये 2 वोल्ट होने का मतलब है कि यहां पे 2 वोल्ट है, यहां पर 0 है, यहां भी कुछ नहीं है तो यहां 2 वोल्ट होगा, यहां 0 है तो भाई यहां भी 0 होगा। लो भाई C3 के अक्रॉस मुझे वोल्टेज ड्रॉप पता चल गया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C3 मुझे पता चल गया कितना? 2 वोल्ट। अरे ठीक है, और C3 का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है? वो है 4 माइक्रोफेराड। चार्ज निकालना है, चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है? Q इक्वल्स टू CV होता है। तो ये अपने पास हो जाएगा कितना? 4 × 2 माइक्रोकुलम, दैट इज 8 माइक्रोकुलम। लो भाई सिंपल सा आंसर आ गया अपने पास, कितना? 8 माइक्रोकुलम। लो ऐसे भी क्वेश्चन JEE एडवांस में आते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आसान सवाल भी देखने को मिलेगा, करने को मिलेगा, बस कॉन्फिडेंटली पेपर अटेम्प्ट करिएगा। सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में फीड करके जाइएगा, एग्जाम की अच्छी समझ लेकर जाइएगा। आपके पास उस एग्जाम में अपना मन, बुद्धि, दिमाग लगाने के लिए पर्याप्त 6 घंटे हैं। अगर आप सब खर्च करके आएंगे तो ये श्योरिटी है कि आप एग्जाम क्रैक जरूर कर लेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे फैक्टर वाली बात यह है कि आपकी ना प्रिपरेशन जो होनी चाहिए, वो कंटेंट की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब अगला सवाल देख लेते हैं भाई। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड का, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल सवाल और आराम से लगने वाला सवाल, ठीक, जिसमें बस केवल एक सिंपल फॉर्मूला लगना है, आंसर निकल जाना है, ठीक। क्या है भाई क्वेश्चन? कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड बी एट ओ ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द गिवन वायर सेगमेंट लाइंग ऑन द XY प्लेन। XY प्लेन पर ये जो पूरे के पूरे वायर्स हैं, इन सब की वजह से O पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले मैं उन वायर्स को एलिमिनेट करूंगा जिनकी वजह से O पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो वो एक ये वाला सेगमेंट हो गया, एक ये वाला सेगमेंट हो गया और एक ये वाला सेगमेंट हो गया। ये 3 सेगमेंट ऐसे होंगे जिनसे O पॉइंट पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, ठीक है, बढ़िया। चलो देखो, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, पोजीशन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और ये तीसरा वाला कर्व है, इसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड है भाई वो इनवर्ड है। बहुत अच्छा, तो मतलब जहां जहां प्लस के कैप है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, दिखा रहे किसी में नहीं है प्लस के कैप, मतलब तुम डायरेक्शन से यहां किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, कैलकुलेट करना ही करना पड़ेगा। देखो ये तुम्हारे पास है L/2, ये तुम्हारे पास है L/2, मतलब पूरी लेंथ है ये L। अब मैं एक एक सेगमेंट को अलग अलग तोड़ रहा हूं कि ये मेरा वायर है
अरे भाई बहुत बढ़िया, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, इसमें करंट इधर जा रही है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? तो B इक्वल्स टू होता है भाई अपने पास क्या, KI/A, KI/A साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बढ़िया भाई, वेरी गुड। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, B1 वाला सेगमेंट है अपने पास। तो भाई KI/A और भाई साइन थीटा, एक एंगल अपने पास हो जाएगा 45 डिग्री, एक एंगल अपने पास हो जाएगा 0, साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, एक एंगल हो गया अपने पास साइन 45। बहुत बढ़िया, साइन 45 की वैल्यू हो गई अपने पास 1/√2, 1/√2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L, K की वैल्यू को अपन लिख दें μ0/4π, ध्यान देना, μ0/4π, I/A की वैल्यू हो गई अपने पास L और साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2। तो हमें मिल गया B1। ठीक है, अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे B2। किसकी वजह से? किसकी वजह से भाई? सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से, जिसका रेडियस R/2 है। यही तो है, L/2 है, सिंपल। इसका रेडियस अपने पास L/2 दे रखा है। देख लो भाई, इसका रेडियस अपने पास L/2 दे रखा है। करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर इनवर्ट ही होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी अपने पास μ0/4π इंटू I/, रेडियस कितना है इसका? L/2 I/R इंटू थीटा। ये थीटा एंगल कितना बन रहा है? आर्क की वजह से भाई पाई बन रहा है, तो यहां पर पाई, इस पाई से ये पाई कट जाएगा, तो B की इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो B की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितना? μ0I/L। अरे ठीक है भाई, कितना आ जाएगा? μ0I/, ये अपने पास 2 है, μ0I/2L। अरे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? इस पाई से ये पाई कट गया, ये 2 2 सा हो गया, μ0I/2L अपने पास आंसर आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब एक तीसरा सेगमेंट है क्वार्टर सर्कल वाला, थर्ड सेगमेंट। देखो, इसका रेडियस अपने को दे रखा है L/4। तो करना क्या है? फॉर्मूला क्या होता है याद रख लेना। मैं यहां अलग से बॉक्स बनाकर कहीं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं कि किसी भी आर्क की वजह से अगर तुमको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये एंगल थीटा है, करंट I दौड़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है μ0/4π इंटू I/A इंटू थीटा। ए इसका रेडियस है। ठीक, थीटा याद रखना, हमेशा रेडियन में रखा जाएगा, डिग्री में रख के अपना दिमाग भेजा और सवाल तीनों चीज नहीं खराब करना। ठीक है, थीटा विल बी प्लेस्ड इन रेडियंस। एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हो, इतनी बात तो तुमको पता ही होगी यार। आ जाओ, ये अपने पास हो गया B2। अच्छा, अपने पास B3 कितना हो जाएगा? B3 को देखा जाए तो μ0I/4π इंटू रेडियस कितना है? L/4, और एंगल कितना बन रहा है? एंगल कितना बन रहा है? π/2, 90 डिग्री। लो भाई, पाई से पाई कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, तो B3 की वैल्यू कितनी आ गई? μ0I/2L आ गया। अरे बहुत अच्छा, μ0I/2L। भाई ये अपने पास B3 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, तीनों को ऐड कर दो। μ0I/2L, μ0I/2L ऐड करोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा μ0I/L। ठीक है, अच्छा, अब μ0I/L को अगर बाहर कर दिया जाए, μ0I/L को बाहर कर दिया जाए तो 1/4π√2 + 1 अपने पास आंसर आ जाएगा। अब देखो 1 + 1/4√π वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। अच्छा, यहां 3/2 है, 1 आएगा, तो C विल बी योर राइट आंसर। बहुत आसानी से निकल गया, आसान सवाल, इसमें कोई भी खास बात नहीं है। इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं सर, अगला सवाल देखते हैं। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जेईई एडवांस के हैं जो आपसे बहुत आसानी से लग सकते हैं। बस आपको जागना है सर। अगर आप जाग गए, अगर आप अवेयरनेस के साथ पेपर अटेम्प्ट कर लिए, आपका पेपर अच्छा निकल जाएगा। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया भाई, देखो कितना साधारण सवाल। इस तरह का सवाल ऑप्टिक्स से एक्सपेक्टेड नहीं होता है, लेकिन कई बार आसान क्वेश्चन बनने होते हैं पेपर में, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप आईआईटी तक पहुंचे अपने जनरल अवेयरनेस से, अपने एग्जाम की समझ से। अगर आपको एग्जाम की समझ है तो आप एडवांस में क्वालिफाई कर सकते हैं। अपने ढंग से पढ़ाई करिए साल भर तो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम शुरुआत में एक क्वेश्चन उठाते हैं, वो कठिन क्वेश्चन निकल जाता है और फिर रगड़े पड़े कि नहीं इसको तो अपन निकाल के ही दम लेंगे, फिर भाई
निकलता भी नहीं है, जो आसान सवाल होते हैं वो भी कठिन लगने लग जाते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है इस एग्जाम में। अगर आपने पहला सवाल उठाया और पहला सवाल का आपका आंसर निकल गया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, तो आपका दिमाग और तेज चलने लग जाएगा। फिर आप उन क्वेश्चंस को भी हिट कर पाओगे ना जो क्वेश्चंस कठिन है, जिनकी अप्रोच इतनी सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कॉन्फिडेंस पर खेलते हैं। ठीक है, चलो आओ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी तैयारी को एक दिशा मिलेगी। तुमने एक अचीवमेंट हासिल की है, तुमने जेईई मेंस का एग्जाम निकाला है, तुम जेईई एडवांस के लिए तैयार कर रहे हो, और जेईई एडवांस के लिए तैयार कर रहे हो, अपने नाम के आगे एक दूसरी बड़ी आइडेंटिटी जोड़ने जा रहे हो, बड़ी मेहनत कर रहे होगे, ये मैं तुमसे उम्मीद कर रहा हूं। और उसी बड़ी मेहनत में मैं तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यहां पर आया हुआ हूं। ठीक है, चलो आओ, उसी सपोर्ट का एक अगला सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर बोथ मूव अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर विद अ कांस्टेंट स्पीड। The object move with velocity v naught, that is 15 centimeter per second, towards the mirror with respect to the laboratory frame. The distance between the object and the mirror at a given moment is denoted by u. इस डिस्टेंस को u से डिनोट किया गया। When u equals to 30 centimeter, the speed of the mirror Vm is such that the image is instantaneously at rest with respect to the laboratory frame, and the object forms a real image. The magnitude of Vm is. The magnitude of Vm is. Vm का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल, आसान सवाल देख लेते हैं भाई। ये अपने पास मिरर है, ठीक है। लेबोरेटरी को तुम ग्राउंड फ्रेम मान लो, लेबोरेटरी को तुम क्या मान लो? ग्राउंड फ्रेम मान लो। लो भाई, यहां पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है, कितनी डिस्टेंस पे रखा है? 30 सेंटीमीटर पे रखा है। फोकस कितना दे रखा है? फोकस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अरे ठीक है भाई, देख लो भाई, कहां रखा है ऑब्जेक्ट? फोकस 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा रखा है व्हेन u इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ले भाई, अब क्या है, एक अच्छे बच्चे को पता होता है, अगर u की वैल्यू 3f है ना, -3f, तो भाई मिरर में जो v मिलता है ना, वो -3f/2 मिलता है। अरे यार, तुम कैलकुलेट करके देख लो, u की वैल्यू -3f है ना, v की वैल्यू -3f/2 आएगा। किससे? मिरर फॉर्मूला से। 1/u + 1/v = 1/f। ले भाई, रख देते हैं ना यार। u की वैल्यू अपने पास कितनी है? -30। v के बारे में अपने को नहीं पता, फोकस की वैल्यू -10, क्योंकि कैसा मिरर है भाई? ये है अपना कॉन्केव मिरर। लो, कॉन्केव मिरर है, सॉल्व कर दिया तो 1/v की वैल्यू आ गई -1/10 + 1/30। अरे वेरी गुड। तो 1/v इज लुकिंग लाइक 3f/2। ले भाई, ये 30 हो गया, ये अपने पास -2 हो गया, ये +1 हो गया। अरे ठीक है, तो कितना आया? v की वैल्यू कितनी है? अरे ये अपने पास -3 + 1 कितना हो गया? -2 डिवाइडेड बाई 30, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। माइनस में ले भाई, ये तो अपन थोड़ा सा डेटा याद रखते तो इतनी कैलकुलेशन हमारी अवॉइड हो जाती। v अपना निकल जाता कितना? -15 सेंटीमीटर। अरे ठीक है, 10वीं क्लास तो तुम ढंग से पढ़ के आए ही हो, इसको तो ऐसे ही सॉल्व करा जा सकता है। v की वैल्यू आ गई अपने पास -15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी क्या है भाई? आगे की कहानी क्या है? अब इसको दौड़ाना है, तो दौड़ाने के लिए तुमको कुछ करना नहीं है, सिंपल मिरर इक्वेशन उठाओ, 1/u + 1/v = 1/f। डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा -1/u² du/dt, -1/v² dv/dt, और 1/f ये हो गया तुम्हारे पास 0। तो 1/u² du/dt विल बी इक्वल टू -1/v² dv/dt। तो मैं लिख सकता हूं कि dv/dt जो होगा वो बराबर होगा किसके? वो बराबर होगा -v²/u² du/dt के। ठीक है, dv/dt क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। -v/u की बात करी जाए, ये 15 है, ये 30 है, इसका स्क्वायर है। माइनस प्लस रखने का कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर करोगे सब प्लस हो जाएगा। du/dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, चलो तो इसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 माइनस साइन के साथ, और यहां कितना? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। लो भाई, अब मेरे से कह रहा है कि लेबोरेटरी फ्रेम में जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट फॉर्म्स रियल इमेज एंड भाई इमेज इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट।
इमेज जो है वो रेस्ट स्टेट में है, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज 0 हो गया, -4vm विल बी इक्वल टू vo माइनस vm। अरे बहुत अच्छा, तो ये अपने पास हो गया कितना, ये अपने पास हो गया कितना भाई, 4 में से 1 जाएगा तो -3vm विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अरे सही जा रहा है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, vm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, vm की वैल्यू आ जाएगी vo बाई -3। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है अपने को 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, vo की वैल्यू दे रखी है 15 डिवाइडेड बाई -3, दैट इज -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लो हो गया आंसर। अच्छा नहीं, ये माइनस भी तो रह गया, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। गड़बड़, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक, ऐसे ही जागे रहना है, अगर गड़बड़ाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 4vm इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 4vm इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4vm प्लस vm ये तुम्हारे पास आ जाएगा -5vm इक्वल्स टू -vo। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, vm की वैल्यू हो जाएगी, vo कितना है अपने पास, vo है 15 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी प्लस माइनस की गलती तुम्हारा पूरा का पूरा सवाल गलत कर देगी। तो याद रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वन ऑफ माय वेरी फेवरेट स्टूडेंट, लास्ट ईयर मैंने उसको बहुत मन लगाकर पढ़ाया, हम लोगों ने, मेरी पूरी टीम ने उसके साथ बहुत मेहनत करी, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि वो ना छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया पेपर 1 में, तो पेपर 1 खराब हो गया। फिर पेपर 2 में थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ बैठा, जाग के बैठा, तो राइट नाउ इज इन IIT गुवाहाटी, IIT तक पहुंचा, बट वो IIT गुवाहाटी पहुंचा, बट वो IIT मुंबई डिजर्व करता था। बस क्यों नहीं पहुंच पाया, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स। अगर वो अपनी सिली मिस्टेक्स को किनारे कर लेता, उस सिली मिस्टेक्स को एलिमिनेट कर लेता, तो भाई IIT बॉम्बे का लड़का था, इस हिसाब की मेहनत थी। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं यार। ये था अपने पास पूरा का पूरा आसान सवाल। ठीक, देखो लगभग हमारे पास 10 ऐसे क्वेश्चन है पेपर में से जो बहुत साधारण है, जिनको आप बेसिक फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एक और सवाल, देखने में कितना भौकाली डरावना सवाल लग रहा है, लेकिन ये बहुत सस्ता सवाल है, बहुत ज्यादा सस्ता सवाल है ये। ठीक है, कुछ खास बात नहीं है इसमें। क्यों नहीं है, देखो फोकस कितना दे रखा है इसका, आओ जरा तो देखो, तो फोकस देखो, इसका फोकस दे रखा है तुमको, इसका फोकस दे रखा है तुमको, इसका कितना, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ले भाई, ये तुम्हारे पास 120 डिग्री है, मतलब ये 60 डिग्री है। अगर इसको यहां पर मार्क किया जाए A और इस पॉइंट को मार्क किया जाए B, तो बहुत बढ़िया, A का ये हो जाएगा A डैश, B का ये हो जाएगा B डैश, सिंपल। अरे ठीक है, तो ये AB जो लेंथ है ये तुमको मिल जाएगी 1 सेंटीमीटर। कैसे 1 सेंटीमीटर भाई, ये 60 डिग्री है, cos 60, इसकी लेंथ तुमको कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है तुमको 2 सेंटीमीटर, 2 cos 60 तुम्हारे पास 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो A की पोजीशन निकालो, तो A की पोजीशन निकालो। अभी देखो तुम्हारा काम बन जाएगा। A डैश, पोजीशन ऑफ A डैश कैसे निकालोगे भाई, A तुम्हारे पास दे रखा है 40/3 सेंटीमीटर, तो अपन जानते हैं मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, -1/u + 1/v = 1/f। u की जगह हम रख देंगे -40/3। ठीक है, v की जगह अपन क्या रख देंगे, v की जगह हमको निकालना है a डैश की पोजीशन निकालनी है, तो इसको va डैश लिख दो, एंड विल बी इक्वल टू 1/, फोकस कॉन्वेक्स लेंस से फोकस पॉजिटिव होगा, 1/va डैश की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, 1/10, माइनस प्लस हुआ उधर जाएगा, तो फिर से माइनस हो जाएगा, -3/40। अरे ठीक है यार, तो ये अपने पास va डैश कितना आया, va डैश कितना आया भाई, देखो एलसीएम हो जाएगा अपने पास, एलसीएम हो जाएगा अपने पास 40, 10 यहां अपने पास 3 हो जाएगा भाई, कोई बात नहीं। तो va की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, va डैश की वैल्यू आ गई अपने पास 40 सेंटीमीटर। देख लो va डैश की वैल्यू तुम्हारे पास 40 सेंटीमीटर आई कि नहीं आई, देखो कैसे भाई, ये तुम्हारे पास एलसीएम हो गया 40, यहां हो गया 4, यहां हो गया 3, 4 में से 3 गया तो 1, तो 1/va डैश है ये, तो va डैश की वैल्यू हो गई 40 सेंटीमीटर। अच्छा बहुत बढ़िया, vb डैश निकालो, तो vb डैश कितना होगा भाई, तो vb डैश कैलकुलेट करने के लिए क्या, 1/1 - 1/u + 1/v = 1/f। u की वैल्यू कितनी,
u की वैल्यू कितनी, देखो ये तुम्हारे पास 40/3 है, ये 1 है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 43/3 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, यहां पे लिखेंगे 43/3 सेंटीमीटर। 1/v इक्वल्स टू 1/f। फोकस अभी कितना है 10 भाई, ये vb डैश निकाल रहे हैं, तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, ये आ गया अपने पास 3/43, ठीक है, प्लस 1/vb डैश इक्वल्स टू 1/10, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये आया, तो यहां से vb डैश 1/vb डैश इसको इधर लेके जाओगे तो 1/10 माइनस 3/43 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 43 माइनस 3 दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 430, ये अपने पास आया 1/vb डैश। तो vb डैश की वैल्यू कितनी मिली, vb डैश की वैल्यू मिली 430 डिवाइडेड बाई vb डैश की वैल्यू कितनी हो गई 43 माइनस 10, अरे ठीक है माइनस 30, ये गड़बड़ कर दिया ऊपर, ठीक है। 43 माइनस 30, 43 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 13 बचेगा भाई, तो यहां तो 13 आएगा ना, 13, तो ये अपने पास हो जाएगा 430 डिवाइडेड बाई 13, ये अपने पास हो गया vb डैश। अब देखो ये तुमको पता है 30√3, देख बेटा कुछ नहीं है सवाल में यार, देख ये वैल्यू गिवन है ना, ये वैल्यू गिवन है अपने को, क्या ये वैल्यू गिवन है 30√3 डिवाइडेड बाई 13 सेंटीमीटर, ये x निकालना है, इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x विल बी इक्वल टू, देखो x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू अपने पास हो गया कितना 40 बाई, इधर रहा अपने पास, देखो यहां पे रहा, x की वैल्यू कितनी 40 माइनस 430 डिवाइडेड बाई 13, तो x विल बी इक्वल टू कितना, x विल बी इक्वल टू कितना भाई, ये 13 दूना 26, 13 39 13 को 52, 520 हो जाएगा, माइनस 430 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगा, तो x की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 520 में से 430 जाएगा तो 70 इधर और 20 इधर, ये हो गया अपने पास 90/13, ठीक है। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये अल्फा था कि थीटा था, क्या था, ये देखो ये अल्फा था, तो ले भाई tan अल्फा लिख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। परपेंडिकुलर अपने पास कितना दे रखा है 30√3 डिवाइडेड बाई 13, और बेस दे रखा है x, और x की वैल्यू हमने निकाल दी है 30√3 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू अपने पास, मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू, अरे भाई डिवाइडेड बाई x करोगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो पलट जाएगा ना, अरे भाई न्यूमरेटर, भाई अगर मैं डिवाइड करूंगा 90/13 लिखूंगा, 13 ऊपर चला जाएगा, 90 नीचे आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 मिल जाएगी। अल्फा की वैल्यू तुमको कितनी मिल जाएगी, अल्फा की वैल्यू तुमको कितनी मिल जाएगी, बताओ कब 1/√3 होता है, अब ये तो पता ही होगा यार, अब इसमें तो कोई खास बात है नहीं, तो वो होता है अपना कितना, वो होता है अपना 30 डिग्री, तो ये हो गया π/6। अब सवाल मेरे से पूछा गया कि बताओ n कितना होगा, तो मैं सिंपल n का आंसर लिख के आया π/6। अब इस सवाल में ऐसा कौन सा जादूगर कॉन्सेप्ट था जो तुम नहीं निकाल सकते थे, बताओ क्या है इसमें जो तुमसे नहीं हो सकता, कुछ है क्या, कुछ है क्या, बताओ, कुछ भी नहीं है भाई, अगर तुम जागे रहोगे ना तो आराम से सवाल लग जाएगा। ठीक, आओ अगला सवाल देख लेते हैं, एक और ऑप्टिक्स का तीसरा क्वेश्चन। ये तो ऐसा सवाल है ना, ये तो हिट एंड ट्रायल है, आ जाओ ये क्वेश्चन देखो, ये हिट एंड ट्रायल है यार, सेट करते चले जाओ, अपने आप आंसर आता चला जाएगा। देखो 2 बार कह रहा है, द रे ऑफ लाइट विल कम आउट एट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री फॉर, जब हमारा ये जो L है ना, ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा हो, ये 0 और कैपिटल L के बीच में लाई कर रहा हो, तब अपनी बात बन जाएगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। देखो क्या बात बन रही है कि नहीं, अगर मेरा ये 30 डिग्री पे पेनिट्रेट कर रहा है, इसको ये यहां कहीं हिट करेगा, कितने एंगल पर हिट करेगा, ये 30 डिग्री है, तो भाई ये भी 30 डिग्री होगा, ये तुम्हारे पास 60 डिग्री है, सिंपल सी बात है, ये 90 डिग्री मिला, 90 डिग्री मिला, लाइट अपने पाथ से ही वापस। लो भाई पहला ऑप्शन सही, पहला ऑप्शन सही, कुछ करना ही नहीं। द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, जब एल की वैल्यू कैपिटल एल से स्मॉल 0 से लेकर कैपिटल एल के बीच में लाई कर रही हो, पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक, अच्छा दूसरा कह रहा है देयर इज एन एंगल एट एल इक्वल्स टू l/2 एट विच द रे ऑफ लाइट विल कम आउट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। 2 रिफ्लेक्शंस के बाद वापस आ जाए। ले भाई आ जा, देखते हैं सवाल देख लेते हैं। 2 रिफ्लेक्शंस के बाद वापस ले आना है ना, 2 रिफ्लेक्शंस के बाद वापस ले आना ना भाई, तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद कैसे वापस आएगा, कैसे वापस आएगा, मान लो थीटा डिग्री पर भेजे तुम, यहां पड़ा,
लाइट यहां से एंटर करी, L/2 पे करा गया है, याद रखना। लाइट यहां से एंटर करी, यहां से गई और यहां से वापस आ गई। ऐसा तब होगा ना जब सारे के सारे ट्रायंगल सिमेट्री में आएंगे। ले भाई, हो गया, खत्म बात। अरे खत्म बात तो कैसे खत्म बात? उड़ उड़ के हवा में खत्म बात क्या? L/2 पे है ना यार, ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना यार। अरे बात समझ आ रही? और देखो ना, और तुम समझो ना, ये तुम्हारा एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ये तुम्हारा एंगल 60 डिग्री है, बहुत अच्छा। ये तुम्हारा L/2 है। अरे ये सब सिमिलर ट्रायंगल हैं, ये भी बनेगा L/2, ये भी बनेगा L/2, ये भी बनेगा L/2, सब L/2 बनेंगे। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री होगी। आंसर मिल रहा है, मतलब 60 डिग्री पे लाइट जाएगी तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद वापस आ जाएगी। ले भाई, बन गया अपना दूसरा ऑप्शन। देयर इज एन एंगल दैट इज 60 डिग्री, L equals to L/2 at which the ray of light will come out after the 2 reflections. लो, हो गया, लग गया। 2 क्वेश्चन, 2 पार्ट सॉल्व हो गया। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट फॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री एट L इक्वल्स टू L/3। ओहो, L/3 पे कर दिया। आ जाओ देख लेते हैं। 60 डिग्री पे एंटर करा रहे हैं, L इक्वल्स टू L/3 पे। देख लेते हैं कि बाहर आएगा कि नहीं आएगा। ये हमारा बी ऑप्शन था। आ जाओ सी ऑप्शन से डील कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। L इक्वल्स टू L/3 पे, L इक्वल्स टू L/3 पे एंटर कराओ अब इसको। ओहो, कैसे एंटर करेगा भाई, कैसे एंटर करेगा? देखो, ओहो, मिनिमाइज करते हैं इसको। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, इधर खुल गया। हाँ ठीक है, ओके भाई। ये देखो, ये अपने पास यहां से एंटर किया, कलर चेंज कर देते हैं इसका। यहां से लाइट एंटर कर रही है 60 डिग्री पे, ये एंगल तुम्हारे पास 60 डिग्री है। तो भाई बहुत अच्छा, देखो अब ये लाइट यहां पहुंचेगी कहीं, तो ये 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है तो ये तुम्हारा 60 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा। अब यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये एंगल तुम्हारा 30 डिग्री हो गया। तो भाई लाइट इधर 30 डिग्री से मुड़ गई। लो भाई, सीधी हो गई। अरे सीधी हो गई, सीधी हो गई। देख भाई, फिर यहां नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर से सीधी हो जाएगी। और अब कहां गिरेगी? देखो, अब ये यहां गिरेगी। फिर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, फिर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, देखो भैया, तो फिर यहां जाएगी और फिर यहां से सीधी हो जाएगी। बहुत अच्छा, ये दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो भाई, सीधी हो गई। अब उसके बाद अब क्या, फिर से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, देखा लाइट यहां से बाहर आ गई। अरे ये एंगल बराबर, लाइट बाहर आई। लाइट बाहर आएगी कैसे? ये देखो ना, ये L/3 है, ये 2L/3 है, तो भाई ये भी 2L/3 होगा, ये भी 2L/3 होगा। खत्म बात। ये L/3 है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी L/3 होगा यार। ये L/3, ये 2L/3, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी 2L/3। खत्म बात। ये 2L/3, ये L/3, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी तो L/3 हुआ। फिर सिमेट्री बन गई, बाहर आ गया। मतलब अपना ये जो ऑप्शन है ये गलत हो गया। क्या कह रहा है? द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट एट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री एट L इक्वल्स टू L/3। ले भाई, सी गलत हो गया, आ जाएगा बाहर। कितने रिफ्लेक्शंस के बाद? कह रहा द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री एट 0, जब L की वैल्यू 0 से लेके L/2 के बीच में हो। तो भाई 6 रिफ्लेक्शंस के बाद नहीं भैया, 6 के बाद नहीं, जब मेरा जो लेंथ है वो L और L/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो यही एक सिचुएशन बनेगी 60 डिग्री वाली कि लाइट यहां से गई 1 2 3 4 5वें रिफ्लेक्शन के बाद बाहर आ गई। तो मतलब मेरा देखो, जो बी और सी ऑप्शन था और जो डी ऑप्शन था, ये दोनों गलत हो गया। बढ़िया सवाल था, आसान क्वेश्चन था, आराम से निकाला जा सकता था भाई। ऐसे आसान सवाल आपको जेईई एडवांस के इस साल के पेपर में भी देखने को मिलेंगे। पेपर के बाद अपन फुल ऑन डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन लगाएंगे और देखेंगे कि भाई कितने क्वेश्चंस आसानी से निकाले जा सकते थे। ठीक है, चलो आओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है आसान सवाल। वो क्या है भाई? When light of a given wavelength is incident on a metallic surface, the minimum potential needed to stop the emitted photoelectron is 6 volt. ले भाई 6 वोल्ट। EV नॉट इक्वल्स टू हो जाता है अपने पास hc/λ -5। खत्म बात। EV नॉट की वैल्यू दे रखा है 6 वोल्ट, तो ये अपने पास हो गया 6E।
ठीक है, और ये कितना hc बाई लैम्डा माइनस फाइव, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि दिस पोटेंशियल ड्रॉप्स टू 0.6 वोल्ट इफ अनदर सोर्स विथ वेवलेंथ ऑफ 4 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट वन एंड इंटेंसिटी हाफ ऑफ द फर्स्ट वन इज यूज्ड। देखो भाई, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स का लाइट, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन के एमिशन से, जिस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, जिस इक्वेशन की हम बात करें, इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकलेगा जब गिरने वाले फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी होगी या गिरने वाले फोटॉन की जब एनर्जी होगी, वो क्या होगी, वो उसके थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, उससे ज्यादा होगी। ठीक, इंटेंसिटी का रोल बस नंबर ऑफ फोटॉन्स के एमिशन से होता है, फोटॉन के एमिशन से नहीं होता, नंबर ऑफ फोटॉन्स के एमिशन से होता है कि अगर इंटेंसिटी कम है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम निकलेंगे, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा निकलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर 50 वाट का बल्ब है और एक 100 वाट का बल्ब है, दोनों का जो कलर है वो ब्लू है, तो क्या होगा, 50 वाट वाले बल्ब से जो फोटॉन्स निकलेंगे, अगर वो किसी इलेक्ट्रॉन को एमिट करा रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 100 वाट वाले बल्ब से जो ब्लू कलर का है, उससे भी जो फोटॉन्स निकलेंगे, उनकी एनर्जी 50 वाट वाले फोटो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, अलग नहीं होगी। बस क्या होगा, 50 वाट वाले बल्ब से कम फोटॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और 100 वाट वाले बल्ब से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, बट जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होगी, और अपने को एनर्जी से मतलब है। तो दूसरा, ये कंडीशन हो गया 1। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू hc बाई 4 लैम्डा माइनस 5। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब तुमको कह रहा है कि hc बाई ई, देखो ई को यहां भेज दो, ई को नीचे भेज दो, hc बाई ई की वैल्यू तुमको पता है 1.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल मीटर पर कूलम। ठीक, तुमको करना क्या है, क्या क्या निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, 2 इक्वेशन है भाई, 2 वेरिएबल हैं, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। वैसे मैं बता दे रहा हूं कि ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ये थे हमारे पास कुछ आसान क्वेश्चन जो 2022 के पेपर में पूछे गए थे। इसी तरह के आसान क्वेश्चन आपको 2023 के जेईई एडवांस के पेपर में भी देखने को मिलेंगे। और भाई, अगर आपने क्वेश्चंस का सही चुनाव कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आप एग्जाम निकाल पाएंगे। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था किसका, MS धोनी का। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर, नहीं, उससे बहुत बेहतर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उनके जैसा नाम किसी ने बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उनको ना, जिस गेम को वो खेल रहे थे, उस गेम की जो समझ है वो बहुत ज्यादा है। वैसी समझ शायद ही किसी को क्रिकेट की है, और अपनी समझ से, अपने स्किल सेट से उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए इतना कुछ किया, जबकि वो सबसे अच्छे, दुनिया के सबसे अच्छे क्रिकेटर नहीं है। ठीक, सबसे अच्छा उनका क्रिकेटिंग स्किल नहीं है, लेकिन उस क्रिकेट की जो समझ है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बहुत सारे स्किल्ड लोगों की। तो अगर तुम अपने एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो, जेईई एडवांस में अच्छा करना चाहते हो, तो तुमको अपनी जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उस एग्जाम की अच्छी समझ डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने एग्जाम की समझ अच्छी डेवलप कर ली, उस एग्जाम को समझ गए, उस एग्जाम को फील कर ले गए, तो उस एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मन लगाकर मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।